हाँ तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था यूपी बोर्ड हाई स्कूल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, किस तरीके से भिन्न भिन्न अभिकारी पदार्थों से भिन्न भिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है, और उसका हमने उदाहरण भी आपको कायदे से समझाने की कोशिश की। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, एक एक अभिक्रिया को हम काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हेडिंग के अंतर्गत पहली अभिक्रिया जो है उस पर आते हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, दो या अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं और किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण आप देखिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आपस में दोनों संयोजित हो जा रहे हैं, आपस में दोनों मिल जा रहे हैं और मिलने के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये संतुलित समीकरण हमने पहले से ही कर रखा है। एक अणु, देखिए ये N2 का मतलब है नाइट्रोजन के दो परमाणु, और इस पूरे का मतलब है नाइट्रोजन का एक अणु। यानी नाइट्रोजन का जो एक अणु होता है वो द्विपरमाणु का अणु होता है, यानी एक अणु में दो परमाणु होते हैं। तो ऐसे समझिए, जो हम ये बाईं तरफ लिखते हैं ये अणुओं की संख्या दर्शाता है, और जो ये यहाँ सफिक्स में लिखा होता है ये परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के तीन अणु आपस में जब संयोजित होते हैं तो दो अणु अमोनिया बनते हैं। दूसरे लेते हैं उदाहरण, दो अणु हाइड्रोजन के एक अणु ऑक्सीजन का आपस में मिलते हैं, संयोजित होते हैं और दो अणु जल का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन में आपको समझाया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकारी पदार्थ आपस में क्रिया करने के पश्चात अलग अलग उत्पादों का निर्माण करते हैं, और उन उत्पादों के गुणधर्म अभिकारी पदार्थों के गुणधर्मों से भिन्न भिन्न होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई, जहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में संयोजित होकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो ब्रैकेट में इसकी स्टेट को, इसकी जो अवस्था है उसको भी दर्शा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो ये गैस है, हमने ब्रैकेट में यहाँ पे G लिख लिया। हाइड्रोजन भी गैस है, यहाँ ब्रैकेट में G लिख लिया। अमोनिया भी गैस है, यहाँ ब्रैकेट में G लिख लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो अभिकारी पदार्थ है वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है द्रव्य की, ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और जो उत्पाद बन रहा है जल, वो लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया आप कायदे से समझ गए होंगे। अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जस्ट अपोजिट, इसके बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, अलग अलग पदार्थ मिलके एकल उत्पाद बनाते थे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश, इनके द्वारा कोई एकल अभिकारक भिन्न भिन्न उत्पादों में या अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है, या तो ताप के प्रभाव से अर्थात ऊष्मा, या फिर विद्युत के प्रभाव से अर्थात विद्युत अपघटन, या फिर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से टूटता है जब अपने अवयवी पदार्थों में, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि ऊष्मा के प्रभाव से होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि हम चाक या खड़िया कहते हैं, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु ऊष्मा के प्रभाव से
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक ठोस ऊष्मा के प्रभाव से एक ठोस और एक गैस में विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, कुछ भी हम कह सकते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मीय वियोजन कहलाती है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से हो रही है। दूसरा लेते हैं इसी का भाग, विद्युत वियोजन। यदि किसी पदार्थ में, किसी अभिकारी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे जल, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। जल जो है द्रव अवस्था में है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की गई तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो रही है। क्योंकि किसके प्रभाव से हो रही है? विद्युत धारा के प्रभाव से हो रही है, इसलिए ये वैद्युत वियोजन है। क्लियर? आगे देखते हैं। तीसरी जो वियोजन की अभिक्रिया है वो प्रकाशीय वियोजन है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा कोई अभिकारी पदार्थ अपने अवयवों में टूटता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में है, जो भी ब्रैकेट में आपको आगे दिया जा रहा है ये इसकी स्टेट को दर्शाता है, इसकी अवस्था को दर्शाता है कि ये जो पदार्थ है ये किस अवस्था में है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। जब भी सूर्य के प्रकाश में इसकी अभिक्रिया होती है तो ये अपने अवयवों यानी सिल्वर, चांदी और क्लोरीन गैस में टूटता है। तो ये सॉलिड स्टेट में थी, ठोस अवस्था में जो सिल्वर बना वो भी ठोस अवस्था में है, और क्लोरीन जो बनी वो गैसीय अवस्था में है। तो इस वियोजन जो अभिक्रिया है इसका प्रकाशीय वियोजन का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता था। अब इसका यूज काफ़ी हद तक कम हो गया है, अब इसका यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तीन अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। कुछ जो भी आपको सुटेबल लगे यू कैन से इट। आगे देखते हैं तीसरी जो अभिक्रिया है, पहली हो गई संयोजन, दूसरी हो गई वियोजन और तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अपने किसी अवयव को दूसरे के साथ विस्थापित कर देना, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को इस अभिक्रिया के अंतर्गत विस्थापित किया जाता है। अब क्रियाशीलता जो होती है वो जब हम धातु और अधातु आपको पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि क्रियाशीलता क्या होती है। इसकी एक सीरीज चलती है, इसकी एक श्रेणी बनाई जाती है, सक्रियता श्रेणी, वो आपको आगे बताएंगे। अभी तो आप ये जान लीजिए कि एक लोहा, आयरन और कॉपर सल्फेट का विलयन आपस में जब क्रिया करते हैं तो FeSO4 यानी इसका जो SO4 है, इसका जो ये भाग है सल्फेट वाला, ये यहाँ से हटता है और इसके साथ जुड़ जाता है। यानी क्या बन जाता है, Cu अलग हो गया और FeSO4 यहाँ पर बन गया और कॉपर जो था वो अलग हो गया। अर्थात जो लोहा था Fe आयरन, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। चूँकि विस्थापन हो रहा है यहाँ पर और इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्टेट देख लेते हैं इसकी, देख लेते हैं किस अवस्था में है। तो जो लोहा है वो कैसी अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है। कॉपर सल्फेट जो है वो एक क्यू मीन्स होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का ये जलीय विलयन है और जब इसकी अभिक्रिया हो रही है तो FeSO4 बन रहा है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, आयरन का सल्फेट है और कॉपर अलग हो जाता है। अब इससे जब हम इस पाठ को पूरा करा लेंगे तो कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट आते हैं NCERT में कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसको हम आगे चल करके जो ऐसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट से निकल के क्वेश्चन आएंगे इनको हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों तीन अभिक्रियाएं, उम्मीद है
कि अच्छी तरीके से आपने समझ ली होंगी और अच्छी तरीके से घर पर प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और अगली जो रिएक्शन है या अगली इक्वेशन जो है उसको हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और ये उम्मीद हो रही हो कि हाँ हमारा मेहनत करना या हमारा पढ़ाना आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए अच्छा है, तो फिर तुरंत इसी बात पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को या किसी ग्रुप में, कम से कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हमारे नॉलेज का, हमारे द्वारा की गई मेहनत का फल मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। शेष आगे की जो अभिक्रियाएं हैं हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।